यहाँ पर हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, अगर आपको उनमें से किसी का भी आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत रत्न। देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, आप सभी को पता भी होगा, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि बताइए भारत का सर्वोच्च दूसरा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आपको याद रखना है दूसरा नागरिक सम्मान कौन सा है, पद्म विभूषण है, और तीसरा पद्म भूषण है, और चौथा पद्म श्री है। तो आपको ये चारों क्रम से याद रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1951। आपको याद रखना है प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में। इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। तो आपको ये इनका नाम भी याद रखना है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे वित्त आयोग के, केसी नियोगी। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है। राइट आंसर ऑप्शन ए, 65 वर्ष। आपको याद रखना है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो रिटायरमेंट होने की आयु रखी गई है, 65 वर्ष रखी गई है। और अगर हम बात करें हाई कोर्ट की यानी कि उच्च न्यायालय की, 62 वर्ष है। तो आपको ये दोनों याद रखना है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है या अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी न्यूनतम आयु नहीं रखी गई है। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कि न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। सिर्फ उसके लिए शर्तें होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, या वह किसी उच्च न्यायालय में न्यूनतम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। तो उसके लिए शर्तें होनी चाहिए। तो चलिए, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटेन। देखिए, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और अगर हम यहाँ पर बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। आपको ध्यान रखना है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है भाग 20 में रखा गया है। और अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन किया जाता है। तो आपको दोनों जरूर याद रखने हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, भाग 20 और अनुच्छेद 368। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, 31। आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 31 हो सकती है, जिसमें कि 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं और 1 प्लस मुख्य न्यायाधीश होता है। तो मुख्य न्यायाधीश आप सभी को पता है वर्तमान में कौन है, रंजन गोगोई है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय से परामर्श कौन मांग सकता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। देखिए, आपको याद रखना है राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये जरूर याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है। सही आंसर ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक होता है। तो आपको याद रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी और अखंडता शब्दों को, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है 1976 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 12। वर्तमान में इस समय पर भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन देखिए, जब संविधान लागू हुआ था उस समय पर जो अनुसूचियां थी भारतीय संविधान में 8 थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार। इसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आपको याद रखना है।
और अगर हम यहाँ पर बात करें पूरे भारत की कि पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपको याद रखना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व है, और बिहार का 1106 है और भारत का 382। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? देखिए इससे पहले हमने सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात की, अब इस क्वेश्चन में बताना है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आपको याद रखना है इसका जनसंख्या घनत्व सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। आपको याद रखना है, देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात में रानी की बाव एक मशहूर है। देखिए इस क्वेश्चन में बताना है कि जो गुजरात में रानी की बाव है ये क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बावड़ी। देखिए मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था, उसमें मैंने जो भारतीय नोट है, भारतीय नए नोट आए हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कराए थे। उसमें मैंने बताया था कि जैसे कि 100 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है, या 200 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कराए थे। तो वहाँ पर रानी की बाव का भी जिक्र आया था। तो जो 100 रुपये का नया नोट आ रहा है उसके पीछे जो चित्र अंकित है रानी की बाव का है, ये गुजरात के पाटन जिले में स्थित है रानी की बाव। तो यहाँ पर जो रानी की बाव है इसे 2014 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के किस राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखिए इसे बाघ राज्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस राज्य में बाघ संरक्षित राष्ट्रीय पार्कों की संख्या सबसे अधिक है, इसीलिए इसे भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो कुल राष्ट्रीय पार्कों की संख्या है मध्य प्रदेश में कितनी है? 11 है, तो आपको याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अरावली। देखिए भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली। अगर हम बात करें इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी है, तो आपको याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन सी देहरादून। आपको याद रखना है, देखिए इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। देखिए आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग है, तो आपको याद रखना है, और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा छत्तीसगढ़। आपको याद रखना है। और देखिए मैकाल पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, और देखिए जो सोन और नर्मदा नदी है उनका उद्गम स्थल अमरकंटक से ही होता है, तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर ऑप्शन सी सेब यानी कि एप्पल की खेती के लिए प्रसिद्ध है कुल्लू घाटी। और देखिए ये हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती हैं? तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सिक्किम। तो आपको याद रखना है, नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से सिक्किम राज्य की सीमा मिलती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए अंडमान द्वीप समूह। देखिए भारत में कुल 2 ज्वालामुखी हैं। जो बैरन ज्वालामुखी है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, और जो दूसरा ज्वालामुखी है नारकोंडम वो सुप्त ज्वालामुखी है और ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन ए कोरोमंडल तट। आपको याद रखना है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य
कौन सा पठार स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए, मालवा का पठार। आपको याद रखना है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में मालवा का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिलवासा किसकी राजधानी है? सही आंसर ऑप्शन बी, दादर एवं नागर हवेली। ये केंद्र शासित प्रदेश है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 29 राज्य हैं, आपको उन सभी की राजधानी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर सिलवासा दादर एवं नागर हवेली की राजधानी है। और जो दमन एवं दीप की राजधानी है, क्या है? दमन है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। और ये अरुणाचल प्रदेश ये राज्य है, इसकी राजधानी ईटानगर है। तो आपको सभी पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और हमें कमेंट में बताना आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।